एक जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे एक जो मिस्ट्री है ना, वो रिजॉल्व नहीं होती। मतलब वो साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, कंट्रीज़ में भी मेंटल हेल्थ लॉ को देख के रिजॉल्व नहीं हो रही कि एक तरफ से एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ब्रेन डिसऑर्डर है, दूसरी तरफ से फैमिली और हम लॉ मेकिंग बॉडीज़ कहते हैं कि पेशेंट समझेगा। ठीक है, अगर हम 21 में यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे साइको एजुकेशन सेशंस लगते थे, जहाँ पे हर रोज़, जो आज भी मैं करने वाली हूँ, बिकॉज एवरी डे हमारे पास न्यू फैमिलीज आते हैं, और फर्स्ट चीज़ जो बताई जाती है कि आप ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप ब्रेन के हॉस्पिटल में बैठे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? जब अगर ब्रेन के हॉस्पिटल में आए तो इसका मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है, खराबी है, ब्रेन बीमार है। और ब्रेन सब कुछ करता है, ब्रेन सोचता है, ब्रेन डिसीजन मेकिंग करता है। तो अगर हम 21 में यहाँ पे आके बैठ के हमने ये सुना कि अगर दिमाग खराब हो जाए तो हमारा ह्यूमन माइंड, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली, जो कि डिसीजन मेक करेगा, तो हम पेशेंट की वेट कैसे कर सकते हैं? और पेशेंट यहाँ पे तब आए जब अब बॉडी पचा नहीं रही। जाहिर है अब लिवर के थ्रू ही सब कुछ जाता है बॉडी में, अब लिवर पचा नहीं रहा। बट द सैड पार्ट इज कि यहाँ आने से पहले आपको नहीं पता ये ब्रेन की बीमारी, ओके एक्सेप्टेड, अवेयरनेस नहीं है, फाइन। बट जब आप फर्स्ट डे यहाँ आ जाते हैं तो आपको साइको एजुकेट किया जाता है सेशंस में बिठा के, इंडिविजुअल सेशंस में, कि देखो ये ब्रेन डिसऑर्डर का पेशेंट है, इसके बस में नहीं है, बिकॉज जहाँ से इसको कमांड मिलना है, जहाँ से इसको मैसेज मिलना है, शरीर के जिस हिस्से ने इसको प्रोसेस करना है, वो मशीन काम नहीं कर रही। सो फैमिलीज काइंडली यूज योर ब्रेन। फैमिलीज आप अपना ब्रेन यूज करिए। तो अगर हम इस चीज को डिकोड नहीं करेंगे, अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, चाहे यहाँ पे आप 100 डेज रह जाए। और ब्रेन डिसऑर्डर हम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि देखो इलाज करा लो, इलाज करा लो, जब 4th स्टेज आएगी लिवर की फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट यू डोंट लिसन। अब जब लिवर पे इतना कुछ हुआ, अब जब दूसरी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो हम डर के फटाफट हॉस्पिटल आ जाते हैं, जबकि हम पूरा टाइम यही बता रहे होते हैं डोंट रीच दैट स्टेज, आप उससे पहले ही ट्रीटमेंट में आ जाए। सो दिस इज फॉर एवरीवन, हम सब के लिए, कि यू आर सिटिंग इन अ हॉस्पिटल विच ट्रीट्स ब्रेन, जो दिमाग का इलाज करता है। और दिमाग खराब होने का मतलब जो हमारे पेशेंट अब कर रहे हैं, हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, क्या क्या करता है हमारा पेशेंट? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिस चीज से उसकी लाइफ खत्म हो रही है, उसकी बॉडी खत्म हो रही है, उसके रिश्ते खत्म हो रहे हैं, वो बार बार करता जा रहा है। इसी को बोलते हैं दिमाग खराब होना। जरूरत से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा शक, पैरानोया, फियर, एग्रेशन, शक होना, हेलुसिनेशन होना, डेलूजन होना, ये सब बीमारी के लक्षण हैं। WHO says it is primary, chronic, progressive, fatal disease if untreated. प्राइमरी, जन्मांतरू, हमारा पेशेंट इसके साथ पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले दिन से ही ड्रग्स कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो जब भी उसके अंदर जिंदगी में सब्सटेंस जाएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। सो जो आपके साथ अंदर आई है वो आपके साथ टिल द एंड ऑफ लाइफ रहेगी। सो दिस डिजीज हैज नो क्योर। क्रॉनिक है, लंबे समय की है। प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है इफ नॉट ट्रीटेड। फेटल, ये जानलेवा है इफ अनट्रीटेड। बट WHO says, साइंस says, और आज की डेट में कि क्योर नहीं है बट 100% ट्रीटमेंट है। यानी कि
एक्सपर्ट्स ने जो आज की डेट में ट्रीटमेंट चल रहा है विद बेस्ट मेडिसिन्स एंड योर काउंसलिंग, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, जो भी आपके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनता है, अगर आप वो फॉलो करें, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तो आप ठीक रह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज साइंस बोलती है ये बायो साइको सोशल डिजीज है। बायो मीन्स बॉडी, शरीर, जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, जिसमें आपका खाना पीना भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी नींद भी इन्वॉल्व है। बायो साइको, साइको मीन्स आपकी सोचें, आपका थॉट प्रोसेस, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके बिहेवियर, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, आप जिंदगी को कैसे हैंडल करते हैं, आपके कोपिंग मैकेनिज्म, वो भी इसमें खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज आती है सोशो। सोशल मीन्स आपका सोशल कैपिटल, आपके रिश्ते, आपका वर्क, आपकी सेक्स लाइफ, आपका इज्जत, आपके पैसे। तो इस बीमारी में ये तीनों हिस्से ही खत्म हो जाते हैं। अब क्या बचा? फाइन। बायो साइको सोशल डिजीज, प्राइमरी डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, प्रोग्रेसिव डिजीज, फेटल डिजीज। देन जब 4th स्टेज में डिजीज पहुंच जाता है तो उसका इलाज साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकता। 4th स्टेज मीन्स अब आपके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। अब आपका लिवर इतना डैमेज हो चुका है कि डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता, लिवर उसको पचा नहीं पाएगा, या आपकी किडनीज डैमेज हो गई है, या आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, या आपकी एज ऐसी हो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या आपके ऑर्गेनिसिटी, आपके ऑर्गेनिक डैमेज हो गया है ब्रेन को, अब वो सीख नहीं सकता। बिकॉज इस ट्रीटमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है लर्निंग, ट्रेनिंग, लर्निंग द स्किल पार्ट, माइंड को ट्रेन करना, माइंड को रीप्रोग्राम करना थ्रू रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग एंड थेरेपीज। सो जब इतनी सारी चीज साइंस बोलता है, हर मीटिंग में हम रोज ये बात बोलते हैं, उसके बाद में हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम सब कुछ गूगल करते हैं, मगर हम इस बीमारी के बारे में नहीं पढ़ते। हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट नहीं मानता। 2 साल के बाद मैम हम नहीं कह सकते कि पेशेंट नहीं मानता, क्योंकि हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं पेशेंट नहीं मानेगा, बिकॉज उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। और इसका काफी प्रूफ आपको घर पर मिल चुका है। क्या आपको प्रूफ नहीं मिला घर पे? क्या आपने समझाया नहीं पेशेंट को? कोई यहाँ बैठी है फैमिली मेंबर जिसने पेशेंट को नहीं समझाया हो? समझा? कस्में, वादे, लड़ाइयाँ, झगड़े, गार्डिंग करना, जैसे आप बोले गार्ड करो, कमरे में बंद कर दो, उसका वीज़ा लगा दो, बाहर भेज दो, शादी कर दो, धोखे से शादी कर दो कि शायद शादी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सो वी ट्राई एवरीथिंग एंड देन वी कम हियर। और सैड पार्ट ये है कि सब कुछ ट्राई करने के बाद जब हम फेल हो गए, जब हम फिर एक्सपर्ट्स के पास आए, हम उनकी भी नहीं सुन रहे। एवरी डे डॉक्टर सेज नॉन इश्यूज पे फोकस मत करो। सबसे जब पूछो हम चाहते हैं पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ओके देन फॉलो द ट्रीटमेंट। वेरी सिंपल। डोंट से हम कॉज के लिए आए हैं, हम पर्पस के लिए आए हैं, हम करने आए हैं। नेम द डिजीज। योर पेशेंट हैज ब्रेन डिसऑर्डर, एडिक्शन, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। आपको नाम तो पता होना चाहिए आपकी बीमारी के नाम क्या है। जब तक आपको बीमारी के नाम नहीं पता, अगर आप कोई सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, और जब आप ठीक हो जाते हो तो बीमारी दोबारा ना हो, रिलैप्स ना हो, आप कैसे समझोगे जब तक आप तक लक्षण नहीं पहचानोगे, सिम्टम नहीं पहचानोगे। और ये कह देना मैं अकेली हूँ, सपोर्ट, यस देयर आर प्रॉब्लम्स, मगर जब हमारे सिर पे पड़ती है हम भागते हैं हॉस्पिटल। जब दूसरी बीमारियां होती हैं हम भागते हैं हॉस्पिटल। ये डिसऑनेस्ट आंसर है
कि हम पेशेंट नहीं मानता। जब तक फैमिलीज को एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि पेशेंट नहीं मानेगा और ये भी बीमारी है, ये बिल्कुल वैसी बीमारी है जैसे कैंसर, और इस बीमारी में तो आपका सब कुछ खत्म हो जाना है। जब घर में एक ऐसा इंसान है जो बेचारा खुद ही बीमारी में फंसा हुआ है, जिसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, और उसके आसपास की फैमिली आपको लगता है प्रोग्रेस कर सकती है। नाउ यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, व्हाई? बिकॉज ही इज योर ब्रदर। If you are affected, your husband is affected. If husband is affected, his family is affected. तो रिसर्च सेज एक पेशेंट के आसपास कम से कम 25 लोग बीमार होते हैं। आप बीमारी की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करो, और जब तक हम कहेंगे ना इतना नहीं है, मिनिमाइज करेंगे, नहीं ये नहीं करता, नहीं सिर्फ शाम को करता है, नहीं सिर्फ कैप्सूल खाता है, नहीं सिर्फ गोली खाता है, नहीं चिट्टा नहीं करता, नहीं सिर्फ बियर पीता है, दिस इज रॉन्ग। अगर किसी को गेहूं से एलर्जी है तो गेहूं के बिस्किट से भी वो बीमार होगा, वो गेहूं की रोटी से भी बीमार होगा, वो गेहूं की ब्रेड से भी बीमार होगा। सो आज के सेशन में इसको अंदर लेने की अपनी कोशिश करो कि आपके घर में क्या बीमारी आ चुकी है, आप आज की डेट में ज़िंदगी में कहाँ बैठे हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं, ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो ये जेनेटिक, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी की बीमारी है। आपके जीन्स आपके बच्चों में जा चुके हैं। अगर अभी भी घर में रिकवरी का माहौल नहीं आया तो कोई दिन दूर नहीं है कि बच्चा भी ट्रीटमेंट में आ जाएगा। डोंट माइंड, बट दैट्स द फैक्ट। अगर हमने घर में एनवायरनमेंट नहीं बदला, अगर हमने घर में हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रखा, अगर हमने रिकवरी की स्किल्स नहीं सीखी, तो हमारे घर में शांति नहीं रह सकती। जब तक हम ये चीज़ को सीरियस नहीं बोलेंगे, मानेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सर ने अब कहा ना कि हमारे ट्रीटमेंट अब बड़ा मुश्किल हो गया, यही कहा ना, हर राउंड पे यही कह रहे हैं ना। आपसे ज़्यादा इस टाइम हम डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो उस फील्ड में चला गया पेशेंट जिस फील्ड को ये डॉक्टर इतना हेल्प नहीं कर सकता, और जब तक लिवर नहीं ठीक हो हम कुछ नहीं कर सकते। सो जब हम कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन, नहीं नहीं सब ठीक है, नहीं नहीं सब चंगा है, चंगा होता तो आप हॉस्पिटल में नहीं होते। कम से कम अपने आप से तो सच बोलो, कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। सब कुछ तो नीचे जा रहा है, सब कुछ तो लाइफ में ख़त्म हो रहा है, तो फिर बचा क्या है? अभी आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो? सो बी वेरी स्पेसिफिक। गंदी आदत लग गई, शादी हो गई थी, वीज़ा नहीं लगा, सब नॉन इश्यूज़ हैं। बीमारी हमारे पेशेंट के अंदर है, बाहर नहीं है। तो जब आप ये बाहर कारण ढूंढोगे, जब तक बाहर कारण ढूंढोगे तब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए स्पेसिफिक साइंटिफिक वे में बात करो। आप हॉस्पिटल में बैठे हो, यहाँ डॉक्टर है विद अ डिग्री, नर्सेज बैठे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो इसमें नॉन इश्यूज पे मत लेकर जाओ, ये हो गया था, वो हो गया था। रॉन्ग। ये डिजीज़ है, ये सिम्टम है, ये ट्रीटमेंट है। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। हमारी तो हर चीज़ के लिए आंसर है डिप्रेशन। 10 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, फैमिली हमारे पास आके बोल रही है डिप्रेशन है, बट उसको कुछ और बीमारी है। हर दिमागी बीमारी डिप्रेशन नहीं होती। और जो आप डिप्रेशन को सोचते हो वो मतलब बहुत ही अलग चीज़ है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज डिप्रेशन? दुखी होना, उदास होना? नो, उदासी तो एक छोटा सा हिस्सा है डिप्रेशन का। डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल सिचुएशन जिसमें पेशेंट के दिमाग का सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनना बंद हो जाता है।
तो उसको फिर मूड एलिवेट करने के लिए केमिकल दिया जाता है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं। सो अब जब हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप जिस स्टेज में आए हो, आप एक एक्यूट स्टेज में आए हो, जहाँ पे जो एडिक्शन के पेशेंट हैं उनके अंदर जो बॉडी है उनकी, वो नशा मांग रही है। अब उनको नशा नहीं मिल रहा तो उनको तोड़ बज रही है, उनको विड्रॉल्स हो रहे हैं। सोचो जब हमें भूख लगती है और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो कितने हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारी बॉडी खाना मांगती है। उसी तरह से डिपेंडेंस मतलब हमारे पेशेंट उस हद तक निर्भर हो चुके हैं कि जब उनके शरीर को वो नशा नहीं मिलता जो वो करते थे, तो उनको रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, तलब होती है, गुस्सा आता है अंदर से। उनके जो टॉक्सिक गैस बन रही होती है, एल्डिहाइड, वो उनको तंग कर रही होती है, इसीलिए वो बाहर हमको तंग कर रहे होते हैं। वो इरिटेट होके बोलते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे। इन चीज़ों से मत घबराओ। यस, जब हम अपने लव्ड वन को इस हाल में देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये टेम्परेरी है। नशे से तो ज़रूर उसको कुछ हो सकता है, विड्रॉल से कुछ नहीं होगा, बिकॉज डॉक्टर विड्रॉल मैनेजमेंट कर रहा है। डॉक्टर दवाइयों से उसको मैनेज कर रहा है और डॉक्टर उसको कुछ नहीं होने देगा। अगर आपका पेशेंट सोता नहीं है, वो 4 दिन भी नहीं सोए तो कुछ नहीं होगा। अगर वो 5-6 दिन खाना नहीं खाए तो कुछ नहीं होगा, ड्रिप लगा देंगे। उस टाइम इन इश्यूज पे नहीं जाओ, हाय मैं माँ हूँ, मेरा बेचारा बच्चा नहीं खा रहा। वो उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट का पेन है, वो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर उसको कुछ नहीं होगा। तो अपना फोकस हट जाता है ना। आए हम बीमारी के लिए, फोकस हमारा हो गया जी खाना नहीं खाया, जी ब्रेकफास्ट नहीं किया, जी 2 घंटे से सोया नहीं, जी ये हो गया। जब तक हमारा ध्यान ऐसे जाता रहेगा, हमारा ध्यान ट्रीटमेंट से हट जाएगा। जो हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जो मेनिया के पेशेंट हैं, जो एक्साइटमेंट में आए हैं, पेशेंट नशे में चाहिए, नशे की बीमारी में चाहिए कि इलाज में? ठीक है, अब आप सुनो कि बीमारी में भी दर्द है और इलाज में भी दर्द है। आपको कौन सा दर्द मंजूर है? ठीक है, जो बीमारी का दर्द है हमें पता है वो कहाँ लेकर जाएगा उसको। इलाज का क्या दर्द है? आपको हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है, दर्द होता है। होता है, घर मिस करता है हर कोई। हमें अपना घर छोड़ के बैठना पड़ा है, दर्द होता है। पैसे देने पड़े हैं, दर्द होता है। हम शायद बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिचुएशन, काम वाम छोड़ के बैठे हैं, दर्द होता है। बच्चे घर पे हैं, दर्द होता है। पेशेंट जब ऐसे चलता रहता है, वो सोता नहीं है, ये खास मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ये बीमारी का दर्द, ये इलाज का दर्द है। इससे उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर अगर आप रोते जाएंगे, आप नहीं सोएंगे, अगर वो गुस्सा हो रहा है तो आप अपसेट हो जाएंगे, आप उससे नफरत करेंगे, तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पेशेंट को कुछ भी हॉस्पिटल में होता है तो किसका गला पकड़ा जाएगा? तो आपको लगता है कि डॉक्टर को फिक्र नहीं है? डॉक्टर ने पढ़ाई करी है इस चीज़ की। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको पता नहीं कितने साल हो गए, 60 साल, 50 साल से ज़्यादा। जूनियर डॉक्टर को भी 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है। मगर ये बीमारी ऐसी चालाक है कि हम आते किसी और पर्पस के लिए, ध्यान हमारा दिमाग कहीं और ले जाती है। जैसे ही पेशेंट ठीक हुआ, अब जैसे आप, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। एक मदर आई है अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। अब उसका बच्चा नशे की बीमारी में, एडिक्शन की बीमारी में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है उसको। अब 3-4 साल से उस माँ ने बच्चे को उसकी लाइफ में ख़त्म होते देख रही है। ना उसका सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना वो माँ को बुलाता है, ना वो प्यार करता है माँ को, वो घर से बाहर रहता है, ठीक है। माँ को चिंता होती जा रही है, कभी वो गुस्सा करता है। तो 5 साल से माँ बच्चे को ऐसे देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आए, अब जाहिर है हमने तो ठीक ही करना है, ठीक है। तो अब जो उसके दिमाग का कंडीशन हो चुका है, जो उसके केमिकल की उतल पुतल हुई है दिमाग में,
जो केमिकल बढ़े हुए हैं, दवाइयों से उनको शांत किया जा रहा है। जो ड्रग्स बच्चे को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसको दवाइयाँ साफ कर रही है, तो उसको थोड़ा चैन आता है। ठीक है, जब वो विड्रॉल में होता है तो वो चिल्लाता है, जब वो आराम है अंदर से तो वो बाहर से क्या करेगा? अगर वो अंदर से दुखी है तो बाहर क्या करता है हमारा पेशेंट? गुस्सा, चिड़चिड़ापन। अब वो अंदर से ठीक है तो बाहर से क्या करेगा? स्माइल करेगा, शांत हो जाएगा, माँ के पाँव भी छू सकता है, माँ को गले भी लगा सकता है, बस माँ के लिए बच्चा ठीक ना, विच इज रॉन्ग। सिर्फ वो जो ड्रम में उसके दिमाग में नशा जाता था उसको साफ किया गया है, उसका ड्रम खाली हुआ है, अभी सिर्फ ड्रम खाली हुआ है, सिर्फ शारीरिक तौर पे उसका फर्स्ट एड किया गया है। अभी उसका माइंड नहीं बदला, अभी उसकी क्रेविंग मैनेज नहीं कर सकता, पर क्योंकि वो बच्चा माँ का नशा है तो जैसे ही माँ को उसने गले लगाया, स्माइल करी, सोया, खाया, पिया, माँ खुश, और ये बीमारी जीत गई। माँ बन गई बेवकूफ़, बीमारी ने बना दिया माँ को बेवकूफ़, और माँ खुश हो गई। सो जब तक आप यहाँ बैठेंगे नहीं, ये नहीं सीखेंगे, आप कमरे में, और कमरों में आपने कुछ नहीं करना, आपका कमरों में कोई काम नहीं है, आप बस पेशेंट का थोड़ा बहुत केयर करो, सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे करो। अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी कि कैसे मैं पहचानूं कि बीमारी चालाकी कर रही है? जब तक आप अपने पेशेंट और बेटे को अलग नहीं करोगे। आप लाए हो आप जानलेवा बीमारी ठीक करने के लिए, फंसे हो आप खाने में, फंसे हो कि पिज्ज़ा भी मंगवाया नहीं खाया। अब सोचो कहाँ पिज्ज़ा, कहाँ मौत वाली बीमारी। तो जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम कितने बीमार हैं, हम करने क्या आए हैं, हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं, तब तक ये बीमारी इतनी स्मार्ट है, आप इतनी कनिंग है कि आपको फंसाती रहेगी, जैसे हॉस्पिटल आने से पहले आपको फंसाती रहे।